नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और आधुनिक भारत के इतिहास से उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। और आप इसको एक रिवीजन क्लास के तौर पे ले सकते हैं। ये आपका रिवीजन है। जितना आपने पहले पढ़ा है आपको यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि कौन सा टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, किस टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है। तो उस टॉपिक को अभी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा सा यहाँ पर और भी आपको मिल गया है। यहाँ पर देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से पहला प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और अच्छे खासे प्रश्न हैं। लेवल आपका जो है लगभग यही आप मान के चलिए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, ये आपका पहला प्रश्न है। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था, ये हुए थे अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं कब ये भारत पहुँचे थे, ये डेट भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1506 से 1509 ईस्वी का आगमन हुआ और ये 1505 ईस्वी में भारत पहुँचे थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग जो है वो पुर्तगाली किया करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था हॉकिंस को। ठीक है, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी और व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। और यहाँ पर देखेंगे इनको जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो सूरत में स्थापित की थी। कब स्थापित की, यहाँ पर आप सन भी देख सकते हैं। जो यहाँ पर सूरत में स्थापित की गई थी कंपनी, वो सन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 1612 में स्थापित की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा पहली फैक्ट्री। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज़ अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो ये थॉमस बेल्ट थे जिन्होंने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेल्ट। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो थॉमस रो कब आया था, वो आया था जहांगीर के शासनकाल में। मुगल शासक उस समय कौन थे, जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी। तो ये 1632 में की थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी और कहाँ किस सन में की थी, तो 1632 में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 1632 में। पहला वाला प्रश्न ही सेम है, केवल थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर 1632 में कारखाना जो है स्थापित किया गया है। तो अलग अलग जो है एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बने हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये किया था औरंगजेब ने सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले मुगल शासक जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था वो कौन थे, वो थे औरंगजेब। इसके बाद आप चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण आपसे पूछ रहा है। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण जो था ये आपका तात्कालिक कारण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तात्कालिक कारण में अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण था। और कब हुआ था प्रथम जो आपका युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, आप उसको विस्तार से यहाँ पर व्याख्या में देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 1760 का प्रसिद्ध
वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था फ्रांसीसी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तो आप देखेंगे यहाँ पर बक्सर की जो लड़ाई है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1764 में। ठीक है, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी और उस लड़ाई के बाद जो है एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी और जो इलाहाबाद की संधि, बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में हुई, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था 1784 में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई थी, मंगलुरु की संधि, जिस पर कि हस्ताक्षर हुआ था 1784 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार से होता था, याद रखिएगा आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र था आपका बिहार, जो कि अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो जब इलाहाबाद की संधि आपकी हुई थी वो हुई थी 1765 में। 1765 में हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रज़ा खान को बनाया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की थी प्रदान शाह आलम द्वितीय ने? तो ये की थी 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। उनके साम्राज्य की सीमा कौन सी थी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये विवादित प्रश्न रहा है। तो आयोग ने यहाँ पर इस प्रश्न को कॉमन ऐसे ले लिया था कि कॉमन है, इस पे सबको नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से इसका ऑप्शन बताया गया था। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को कहाँ किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग, प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। कहाँ पर टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी एक संधि, श्रीरंगपट्टनम। और ये संधि जो है वो कब हुई थी? तो जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद जो है ये संधि हुई थी, और ये हुई थी 1792 में। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का जो उन्मूलन है वो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए। कौन से सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है।
तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धन प्रयोजन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा है ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। ये तीसरा वाला नहीं होगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जिसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? सिंध को विजिट कर उसका अधिकरण किसने किया था? तो ये नेपियर ने किया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से किया था लंबे समय तक भारत पर जो राज्य किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, वो कौन सी रणनीति को अपनाकर किया गया था? तो ये किया गया था बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये द्विशासन प्रणाली जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वो की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे और इन्होंने बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किया था। और द्वैध शासन की शुरुआत आप यहाँ पर विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं व्याख्या सहित। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? जो द्वैध शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आप व्याख्या अगर देखेंगे तो सर लियोनिक कर्टिस, इनको जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी भारत में सबसे पहले, यानी कि प्रथम रेलवे लाइन जो है वो ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, इनके टाइम में बिछाई गई थी। और यहाँ पर आप सन भी देख सकते हैं 1853 में। ठीक है, 1853। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था मुंगेर का? तो इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लास्ट प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब की क्रांति हुई थी या फिर जब उसका विद्रोह हुआ था तो उस समय आपका भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 30 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया गया, बाकी प्रश्नों को आपको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। अगर जो भी प्रश्न आपके गलत हुए हैं उस टॉपिक को एक बार आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।